जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो हम सभी आज पढ़ने वाले हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के 40 क्वेश्चनों को हम हल करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी अपना प्यार और सहयोग पूर्ण रूप से देंगे। आप सभी क्लास को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। क्लास को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी साथियों के पास और सभी को बोलिएगा कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा सा विराम चिन्ह के बारे में बता देते हैं आपको। विराम चिन्ह कितने होते हैं, यानी कुल कितने होते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्हों की संख्या जो है वो 20 बताई गई है। कितनी? 20 बताई गई है। और किसने बताया है? कामता प्रसाद ने बताया है। गुरु कामता प्रसाद जी ने बताया है। विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वह क्या होता है, यह देखना है। विराम चिन्ह का जो अर्थ होता है वह होता है ठहराव। क्या होता है? ठहराव, यानी अर्थात रुकना होता है। यानी हम किसी बात को कहते हैं और जो बीच में रुकते हैं या ठहराव लेते हैं उसी को हम विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे एक वाक्य के तहत मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे हमसे कहा जाए, रोको मत जाने दो। और फिर दूसरा सेंटेंस है, रोको मत जाने दो। तो यहाँ पर आप समझिएगा कि विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। एक विराम चिन्ह हमारा यहाँ पर लगा देते हैं और दूसरा विराम चिन्ह हम यहाँ पर लगा देते हैं। अब आप देखिएगा कि इस विराम चिन्ह के लगाने से हमारा अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। क्या? हमारे अर्थ बदल जाते हैं। पहला सेंटेंस है, रोको मत जाने दो, यानी किसी को रोकना नहीं है, जाने देना है। और दूसरे सेंटेंस में कहा जा रहा है कि रोको मत जाने दो, यानी उस व्यक्ति को रोको, जाने मत दो, यानी उसको रोक लेना है, जाने नहीं देना है। और पहले सेंटेंस में क्या है इसमें कि रोको मत जाने दो, यानी किसी भी व्यक्ति को रोकना नहीं है, जाने दो उसे। उम्मीद है आपको मैं समझा पाया हूँगा। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चनों की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हंस पद विराम चिन्ह क्या होता है। हमें बताना है हंस पद विराम चिन्ह क्या होता है। वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत के लिए, अर्थ स्पष्ट के लिए या लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। तो जो हंस पद होता है वह कहाँ पर प्रयोग होता है? वाक्य को पूरा करने के लिए नहीं होता, संकेत देने के लिए भी नहीं होता और अर्थ को स्पष्ट करने के लिए भी नहीं होता है। क्या होता है कि जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और बीच में हमसे छूट जाता है या कोई त्रुटि हो जाती है तो वहाँ पर हम हंस पद का प्रयोग करते हैं। यानी ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा कि लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए करते हैं। हंस पद का प्रयोग का जो चिन्ह होता है वह कभी कभी हम इस प्रकार लिखते हैं, कभी इस प्रकार लिखते हैं, या फिर लैम्डा की भांति इस प्रकार भी लिखा जाता है। तो ये हमारे हो गए हंस पद के चिन्ह, या इसी को त्रुटि बोधक चिन्ह भी कह देंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विराम आदि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है विराम चिन्ह की दृष्टि से। पिता ने पुत्र से कहा, देर हो गई
कब आओगे। यहाँ पर देखिए कब आओगे प्रश्नवाचक है, बिल्कुल सही है, लेकिन कहाँ देर हो गई तो यहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ है जो कि गलत है। आगे देखते हैं, आगे क्या कहा गया है। पिता ने पुत्र से कहा, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। ऑप्शन डी है पिता ने पुत्र से कहा, यहाँ तक तो सही है दोनों में सी तक, लेकिन देर हो रही है कब आओगे जो यहाँ पर अल्प विराम लगा दिया गया है यह गलत है। क्या कि उद्धरण चिन्ह के अंदर दूसरा वाक्य कहा गया है देर हो रही है कब आओगे, देर हो रही है कब आओगे, ये हमारा पूरा वाक्य है। कब आओगे तो प्रश्नवाचक लगता, लेकिन देर हो रही है कब आओगे यह एक ही वाक्य है, तो इसलिए हमारा यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सॉरी, कौन सा, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम हो, क्या, जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, जहां पर पूर्ण विराम से कम रुकना हो और अल्प विराम से अधिक रुकना हो, वहां कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्धविराम का, विस्मयादिबोधक का, या संक्षेप का, या कोष्ठक का। तो जहाँ पर पूर्ण विराम से कम और अल्प विराम से अधिक रुकना हो वहाँ पर अर्धविराम का चिन्ह लगाया जाता है। किसका चिन्ह लगाया जाता है? अर्ध विराम का चिन्ह लगाया जाता है। अब आगे देखेंगे तो आगे क्या होगा कि चिन्हों का प्रयोग आगे क्वेश्चनों में आता जाएगा, इसलिए हम सभी चिन्हों को अभी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि चिन्ह कितने होते हैं? 20 ही होते हैं। क्वेश्चन हमारे 40 हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा हर्ष शोक घृणा। हर्ष शोक घृणा आश्चर्य जैसे भावों को व्यक्त करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? अल्प विराम का, विवरण का, या विस्मयादिबोधक का, या अर्धविराम का। जैसे हर्ष होता है, जैसे मान लीजिए हाय राम, तो हाय लिखना हो तो इस प्रकार से विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाते हैं। किसका? विस्मयादिबोधक। तो आप यहाँ पर जान गए कि ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सुख दुख के बीच लगने वाला चिन्ह है। अब जैसे सुख दुख है यहाँ पर, तो इसका चिन्ह जो है वह कौन सा है यह हमें बताना है। ये जो चिन्ह है निर्देशक है, योजक है, विवरण है, या अपूर्ण चिन्ह है। तो ये चिन्ह जो होता है उसे योजक चिन्ह कहा जाता है। क्या? योजक चिन्ह कहा जाता है, या फिर इसी चिन्ह को संयोजक भी कहते हैं। क्या? संयोजक चिन्ह भी कह देते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, चाहे आपसे योजक बोले या संयोजक बोले, दोनों का चिन्ह एक ही होता है, बस नाम अलग अलग दो नाम कर दिया गया। जैसे किसी व्यक्ति के एक नाम होता है और किसी व्यक्ति के 2-3 नाम होते हैं, तो चिन्ह एक ही है, नाम 2 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सा अल्प विराम चिन्ह है। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। यहाँ पर अल्प विराम का चिन्ह जो है वह ऑप्शन सी सही होगा। ऑप्शन डी कौन सा है? ऑप्शन डी आप सभी जानते हैं कि इसे पूर्ण विराम कहा जाता है। जो ऑप्शन बी में है उसे आप क्या कहेंगे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हो सकता है आगे क्वेश्चन पे मिल जाए, इसलिए मैं ज़्यादा विकल्प का
विकल्प की व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। आगे क्वेश्चन है, मुझे बाहर जाना है। अब देख लीजिए, तुरंत मैंने बताया कि पूर्ण विराम, और यहाँ पर देख लीजिए मुझे बाहर जाना है। रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। यहाँ पर जो चिन्ह है वह कोई चिन्ह नहीं है, केवल एक ही चिन्ह आया हुआ है यहाँ पर। तो आप सभी जानते हैं कि इस चिन्ह को क्या कहा जाता है। इस चिन्ह को पूर्ण विराम कहा जाता है। क्या? पूर्ण विराम कहा जाता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है वो आप जानते हैं, लाघव चिन्ह भी आप जानते हैं। आगे क्वेश्चन पे आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर व्याख्या कर देंगे तो आगे दिक्कत हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहा जाता है। यानी कोई वाक्य हो और उस वाक्य के नीचे जो रेखा खींच दी जाती है या किसी शब्द के नीचे रेखा खींच दी जाती है, उसे क्या कहते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह तो बिल्कुल नहीं होता है, कोष्ठक चिन्ह भी नहीं होता है, और उसके बाद आता है तिर्यक चिन्ह। तो तिर्यक चिन्ह भी नहीं होता है। क्या? तिर्यक चिन्ह भी नहीं होता है। अब बचा क्या? अधोरेखित। क्या? अधोरेखित चिन्ह बचा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा अधोरेखित चिन्ह। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे हमसे कहा जाए, दो पुनरुक्ति कहा जा रहा है समानार्थी, जैसे धीरे धीरे। क्या? धीरे 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 लिखते हैं और उसके बीच में जो चिन्ह होता है उसे क्या कहते हैं। तो इस चिन्ह को कहा जाता है योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कि जब किसी का उद्धरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं। जब किसी का उद्धरण देते हैं और उसमें कुछ छोड़ना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो उसे छोड़े हुए भाग पर कौन सा चिन्ह लगा कर संकेतित करते हैं। यानी जो चिन्ह को हम छोड़ देते हैं, जो और वहाँ पे कोई निशान लगा देते, चिन्ह लगा देते, उसे हम क्या कहते हैं। प्रश्नवाचक, लोप, विवरण चिन्ह या संयोजक चिन्ह। तो जैसे यानी कोई उद्धरण कहना हो और जहाँ पर छोड़ दिया जाए, जैसे मान लीजिए हम लिख दें कि तुम, आगे डॉट डॉट करके कर दें, या फिर हम इस प्रकार से चिन्ह कर दें और आगे लिख दें हो। तो यहाँ पर जो व्यक्ति है वो अपने आप को समझ जाएगा कि सामने वाला व्यक्ति हमें क्या कहना चाहता है, कि तुम अच्छे हो, कमीने हो, बुरे हो। तो ये जो छोड़ने का निशान बनाया जाता है वहाँ पर अपशब्द का प्रयोग होता है, इसलिए अपशब्द शब्द को लिखना नहीं होता है, बस सामने वाले को इशारों में कहा जाता है कि तुम डॉट डॉट हो, तो वह व्यक्ति समझ जाता है कि वो मुझे कहना क्या चाहता है। तो इसलिए इस चिन्ह को लाघव चिन्ह कहते हैं, लोप चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? लोप चिन्ह कहा जाता है। लोप चिन्ह। राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिन्ह का प्रयुक्त होता है। चिन्ह इस प्रकार से दिया गया है, इस चिन्ह को क्या कहते हैं। तो इस चिन्ह को हिंदी में बराबर कहते हैं, या फिर मैथ में हमको लगता मतलब कि दिखाई देता है, पता होता है, लेकिन इसको तुल्यता सूचक चिन्ह कहते हैं। क्या? तुल्यता सूचक चिन्ह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस वाक्य में विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं है। हमें बताना है कि कौन से वाक्य में
विराम चिन्ह का उचित प्रयोग नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए है, मैं मनुष्य में मानवता देखना चाहती हूँ, उसे देवता बनने की मेरी इच्छा नहीं। यानी कोई लड़की है, वो क्या कह रही है कि मान लीजिए अपने पति को कहती है कि वो अपने पति के अंदर मानवता देखना चाहती है, उसे देवता के रूप में नहीं देखना चाहती। क्यों नहीं देखना चाहती है? कि अगर वो देवता बन गया तो आस पड़ोस के लोग भी उसे पूजने लगेंगे। ऑप्शन बी देखते हैं। यहाँ पर हमें चिन्हों का प्रयोग देखना है कि यह दूर से, बहुत दूर से आया है। ऑप्शन सी है, सुनो सुनो वह गा रही है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सुनो सुनो विस्मयादिबोधक का जो चिन्ह है वह 2 बार लिखा गया है, जबकि 1 बार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए इस प्रकार से लिखा होना चाहिए था, क्या? सुनो, फिर योजक चिन्ह सुनो, फिर बाद में विस्मयादिबोधक का चिन्ह होना चाहिए था। तो हमसे पूछा गया था उचित प्रयोग नहीं है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चिन्ह दिया गया है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। इस विराम चिन्ह को क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? योजक चिन्ह। और मैंने इसका एक नाम और बताया था कि संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या? संयोजक चिन्ह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वरों के उच्चारण में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? देखिए, प्लुत स्वर जो होता है वह दीर्घ से भी अधिक समय लेता है उच्चारण करने में। तो अल्प विराम नहीं होगा, प्रश्नवाचक नहीं होगा, संयोजक भी नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर हम ऑप्शन के तहत दीर्घ उच्चारण लिख देंगे। क्या? दीर्घ उच्चारण चिन्ह। अगला क्वेश्चन है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग है? यानी किसी व्यक्ति की बात को कही हुई बात है, उसको स्पष्ट करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग हम करेंगे? लोप, लाघव, रेखांकन या विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे। विवरण चिन्ह होता क्या है? जो इस प्रकार से बना होता है उसे हम विवरण चिन्ह भी कहते हैं, या फिर इसी को कभी कभी निर्देशक चिन्ह भी कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? उद्धरण चिन्ह का, यानी एकहरा उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह या विस्मरण चिन्ह। एकहरा उद्धरण चिन्ह और दोहरा उद्धरण चिन्ह क्या होता है यह आप जान लीजिए। एकहरा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से होता है और दोहरा उद्धरण चिन्ह इस प्रकार से होता है, और दोनों को ही उद्धरण चिन्ह कहा जाता है। क्या? उद्धरण चिन्ह ही कहा जाता है, लेकिन अगर सिंगल रहे तो एकहरा उद्धरण चिन्ह और डबल रहे तो दोहरा उद्धरण चिन्ह। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर एकहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकहरा उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जैसे कोई महान व्यक्ति हो, उसका कोई वाक्य दिया गया हो और उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखना हो, तो हम दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह हमारा ऑप्शन ए होता है। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है?
अब हमें बताना है निर्देशक चिन्ह कौन सा है। तो निर्देशक चिन्ह ऑप्शन डी है। अगर आप सोचें ये योजक चिन्ह है, तो योजक चिन्ह और निर्देशक चिन्ह में थोड़ा अंतर होता है। क्या? योजक चिन्ह छोटा होता है और निर्देशक थोड़ा सा बड़ा होता है। क्या होता है? उससे बड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? आप सभी जानते हैं निर्देशक चिन्ह सुना है, लाघव चिन्हों को सुना है, विवरण चिन्ह सुना है, लेकिन उपदेशक चिन्ह नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले। क्या? जहां पर वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, यानी हमारा वाक्य खत्म होता है, विचार के तार टूट जाएं, वहां किस प्रकार का चिन्ह का प्रयोग होगा? तो वहां पर हमारा योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा, अल्प विराम का नहीं होगा, उद्धरण का नहीं होगा। क्या होगा? पूर्ण विराम का चिन्ह लगेगा, क्योंकि जब वाक्य ही समाप्त हो रहा है तो वहाँ पर हम लास्ट में पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? हमें यहाँ पर अल्प विराम चिन्ह का चयन करना है। तो आप सभी जानते हैं जो अल्प विराम का चिन्ह है वह ऑप्शन सी होता है। क्या होता है? सी होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि रेखांकित चिन्ह कौन सा है? अभी पीछे हमने बताया था कि मान लो किसी को आपको कुछ कहना हो या अपशब्द शब्द कहना हो, यानी मान लीजिए किसी को गाली देनी हो, तो हम कहते हैं कि तुम हो, बीच में डॉट डॉट, तो वो समझ जाता है। तो इस प्रकार का चिन्ह जो होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे लोप सूचक चिन्ह कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे लोप सूचक चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह की क्लास पड़ी हुई है प्लेलिस्ट में, आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं। अगला क्वेश्चन है, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच कौन सा विराम चिन्ह प्रयोग होगा? तो जैसे अभी पीछे बताया गया था धीरे धीरे, तो वही है, दो समानार्थी शब्दों के बीच में क्या है? योजक चिन्ह का प्रयोग होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चिन्हों में पूर्ण विराम को चिन्ह पहचानना है। तो पूर्ण विराम का चिन्ह ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ओह बहुत कठिन समय आया है। दिए गए वाक्य में उचित विराम चिन्ह, तो यहाँ पर ओह जो है वह हर्ष हो, खुशी हो, दुखी हो, तो इन सब जगहों पर कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो यहाँ पर विस्मयादि चिन्हों का प्रयोग होता है। तो ऑप्शन हमारा जो सही हो जाएगा वह ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हे भगवान मेरी रक्षा करो। यहाँ पर कौन से चिन्ह का प्रयोग करना है यह हमें देखना है। विस्मयादि बोधक का प्रयोग करोगे, क्रिया सर्वनाम संज्ञा, तो हमारा कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है। तो यहाँ पर भी कौन से चिन्ह का प्रयोग होगा? तो आप सभी जान चुके हैं कि यहाँ पर भी विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग होगा। किसका? विस्मयादि बोधक का चिन्ह प्रयोग होगा। तो हमारा ऑप्शन जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी में समासिक चिन्ह किसे कहते हैं? समासिक चिन्ह किसे कहा जाता है, यह हमसे प्रश्न किया गया है। तो समासिक चिन्ह क्या होता है? संयोजक चिन्ह को ही समासिक चिन्ह कहते हैं। संयोजक चिन्ह को ही योजक चिन्ह भी कहा जाता है। क्या? इसे ही योजक चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, जैसे समास
समासिक पद क्या है? माता पिता। तो ये देखिए आप, माता पिता में इस जगह पर योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसीलिए इसे समासिक चिन्ह भी कहते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेताजी ने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा या कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? यहाँ पर देखिए ये चिन्ह लगा हुआ है ऊपर, और यहाँ पर ये भी। इसे क्या कहते हैं? उद्धरण चिन्ह कहते हैं। उद्धरण चिन्ह यहाँ ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो उद्धरण चिन्ह हो जाएगा। यहीं पर अगर दो ऑप्शन बना देता, एकहरा उद्धरण चिन्ह या दोहरा उद्धरण चिन्ह, तो दोहरा उद्धरण चिन्ह हमारा हो जाता। अगला क्वेश्चन है हमारा, वाक्य की जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप से ले विचार के तार टूट जाएं। ये क्वेश्चन अभी पिछले जैसा ही था, तो यहाँ पर क्या होगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूर्ण विराम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम चिन्हों को पहचानना है। तो पूर्ण विराम चिन्ह आप जानते हैं कि कौन सा होता है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पूर्ण विराम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कहाँ होता है? तो उद्धरण का चिन्ह का प्रयोग जो होता है, जब कोई वाक्य अर्थ की दृष्टि से पूर्ण हो जाए, नहीं, जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ प्रश्नवाचक होगा। जब किसी के कथन को ज्यों का त्यों कहना हो तो वहाँ उद्धरण चिन्ह का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा जो सही हो जाएगा वह ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, जहाँ पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम की अपेक्षा अधिक रुकना हो वहाँ कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, तो वहाँ पर कौन सा चिन्ह प्रयोग होगा? तो वहाँ अर्धविराम चिन्ह लगेगा। क्या? अर्धविराम चिन्ह लगेगा। अर्धविराम चिन्ह क्या होता है? ये विराम होता है और ये अर्धविराम चिन्ह हो जाएगा। अल्प विराम इस प्रकार से अर्धविराम के ऊपर बिंदी लग जाएगी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मोहन आज घूमने जाएगा। यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगा हुआ है ये देखिए। तो यहाँ पर आप सभी देख रहे हैं कि मोहन आज घूमने जाएगा, तो कौन सा चिन्ह प्रयोग हुआ है? तो आप सभी देख रहे हैं पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सुमेलित नहीं कर रहा है? ये पूर्ण विराम का चिन्ह है, बिल्कुल सही है। यह भी अल्प विराम का चिन्ह है, बिल्कुल सही है। उद्धरण का चिन्ह सही है, लेकिन योजक चिन्ह का यह जो निशान दिया गया है वह लाघव चिन्ह होता है। क्या? लाघव चिन्ह का होता है। योजक चिन्ह इस प्रकार से होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, काक पद का उपयोग कब होता है? अब काक पद किसे कहते हैं यह आपको जानना है। तो काक पद वाक्य के बीच विराम लेने पर होता है, या बार बार एक ही बात के लिए होता है, या शोक प्रकट के लिए होता है, या छूटे हुए अंश के लिए होता है। किसके लिए होता है? जब हमसे गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, किसी चीज़ को हम लिखना भूल जाते हैं, तो वहाँ पर काक पद का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। काक पद को ही हम हंस पद कहते हैं। क्या? हंस पद काक पद को ही कहा जाता है। हंस पद आप लिख लीजिएगा या याद कर लीजिएगा। और इसे भूल सुधार चिन्ह भी कहते हैं। क्या? भूल सुधार चिन्ह भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब वाक्य के मध्य में कोई शब्द या पद छूट जाता है तब उसे पूरा करने के लिए उस स्थान पर कौन से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?
अभी अभी पीछे जस्ट वही क्वेश्चन था, तो क्या होता है उसे यहाँ पर काक पद दिया था, यहाँ पर हंस पद विराम चिन्ह सही हो जाएगा। क्या काक पद, हंस पद या भूल सुधार कहेंगे, तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब हमारा अगला क्वेश्चन है सुमेलित करना है। क्या करना है? सुमेलित करना है। अल्प विराम, अल्प विराम किसे कहते हैं? यहाँ पर अल्प विराम का जो चिन्ह है तो आ है, यानी सबसे पहले हमारा आ जाएगा। अब ऑप्शन देखें समय बचाने के लिए, तो ऑप्शन में किसी में आ है, केवल और केवल बी ऑप्शन में आ दिख रहा है। तो हमारा अगर हम समय बचाना चाहें तो ऑप्शन बी पे टिक कर सकते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर हम आपको बताते हैं। फिर है विस्मयादिबोधक। विस्मयादिबोधक के बाद ई है, कौन सी ई है? दीर्घ ई है, तो दीर्घ ई हो जाएगा। फिर आता है अर्धविराम। अर्धविराम का चिन्ह कौन सा होता है? यह आप जानते हैं कि अर्धविराम का चिन्ह आ में चला जाएगा। क्या ह्रस्व आ है, तो वह हमारा होता है। अब बचा निर्देशक। निर्देशक में ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और हमारा आज का यह लास्ट क्वेश्चन है। क्या है? लास्ट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? जिस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, यानी विराम चिन्ह से संबंधित कोई गलती हो, तो वहाँ पर उस विकल्प को हमें छांटना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावाद के प्रमुख कवि थे। वाह आपने तो कमाल कर दिया। आप कानपुर से कब आए? राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं। तो यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। यहाँ कब आए? प्रश्नवाचक का, यहाँ पर अल्प विराम और यहाँ पर पूर्ण विराम। तो बी, सी और डी पूरी तरह से सही है। यहाँ पर उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है निराला शब्द में, लेकिन दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है। क्या? दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग है, जो कि गलत है। दोहरा उद्धरण चिन्ह का प्रयोग कब होता है? जब हम किसी वाक्य को, यानी किसी महापुरुष के कहे द्वारा वाक्य को, पूरे वाक्य को जब ज्यों का त्यों लिखते हैं, तब वहाँ पर उद्धरण चिन्ह दोहरा वाला प्रयोग होता है। यहाँ पर जो प्रयोग होना चाहिए था वह इकहारा उद्धरण चिन्ह प्रयोग होना चाहिए था। तो विसंगति किस में है? ऑप्शन ए में विसंगति है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करना चाहते हैं। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहता है हमेशा कि आप सभी छोटा भाई या बड़ा भाई या सर जो भी मान के चलें, इस अपने परिवार को अधिक से अधिक बहुत ही जल्द अब इसे बढ़ाएं। मेरी इच्छा है कि इसे आप 2-4 दिन में ही 1000 प्लस कर दें। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।